तो मोशन का मतलब ये है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है, मूविंग ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है तो वो कहलाएगा मोशन। ठीक है। अब मोशन में भी दो तरह के मोशन होते हैं। एक मोशन होता है हमारा, मोशन होता है रेस्ट, एक रेस्ट मोशन होता है। ठीक है। एक रेस्ट होगा और एक तो मान लो मूविंग ऑब्जेक्ट होगा। ठीक। रेस्ट का मतलब है जब कोई भी बॉडी वहां पर रुकी हुई है तो ये हमारा रेस्ट हो गया। ठीक। एक हो गया हमारा मूविंग ऑब्जेक्ट, मतलब कि वो हमेशा मूव करता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। ठीक। तो कहने का मतलब है कि ये अब इसी में ही हम पढ़ेंगे फोर्स। तो फोर्स का मतलब क्या होता है कि फोर्स वो होता है, फोर्स का मतलब होता है जब हम किसी ऑब्जेक्ट के, ठीक है, किसी ऑब्जेक्ट के किसी ऑब्जेक्ट के मोशन में चेंजेस ले आए तो वही अप्लाई करके, तो फोर्स अप्लाई करके अगर हम किसी ऑब्जेक्ट में चेंजेस लेके आ रहे हैं तो वही हमारा कहलाता है, उसकी वेलोसिटी में चेंज लेके आ रहे हैं मतलब वो हमारा मोशन। यानी अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में, हमने उस पर फोर्स अप्लाई किया, तो फोर्स अप्लाई किया तो वो चलने लगी। ठीक। और वो चलने लगी तो यानी किसकी वजह से चली, फोर्स की वजह से। तो कोई भी चीज अगर मूव कर रही है तो वो किसी ना किसी फोर्स की वजह से ही मूव कर रही है। ठीक। और अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रही है, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में है, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है तो उसको अगर हमको रेस्ट पे लेके आना, तो रेस्ट पे लाने के लिए भी हमको इधर से क्या अप्लाई करना पड़ेगा, फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, तब वो रेस्ट में आएगा। और अगर कोई ऑब्जेक्ट हमारा मान लो रेस्ट पे है तो उसको मोशन में लाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, मोशन में लाने के हमको फोर्स लगाना पड़ेगा। ठीक है। तो यही की मेन कहानी होती है और इसी कहानी से ही हमारा जो फोर्स है, फोर्स के तीन लॉज बनाए गए हैं। ठीक है। तो फोर्स के हमारे मोशन के तीन लॉज हैं, इसी फोर्स के अकॉर्डिंग ही मोशन के कितने लॉज हैं, तीन लॉज हैं। ठीक है। अब ये जो हमारे मोशन के तीन लॉज हैं, इसमें हमारा मोशन का पहला लॉ ये कहता है, पहला लॉ जो होता है ये, इसको बोलते हैं लॉ ऑफ इनर्सिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इनर्सी। तो देखो एक होता है इनर्सिया, अब देखो यहाँ इनर्सिया का मतलब ये होता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट, कहने मतलब है कोई इनर्सिया मतलब होता है वो एक मास की प्रॉपर्टी होती है। क्या होती है, मास की। यानी किसी भी ऑब्जेक्ट के जो मास की प्रॉपर्टी होती है वही कहलाती है इनर्सिया। ठीक। अब जैसे समझो अगर मान लो कोई भारी ऑब्जेक्ट, किसी जमीन पर कोई भारी ऑब्जेक्ट मान लो ऐसे रख दिया गया, तो ये बताओ वो आसानी से मोशन में आएगी कि अगर हल्का ऑब्जेक्ट है तो वो आसानी से मोशन में आएगी। तो यानी कहने मतलब ये है कि इनर्सिया जो है वो मास पर डिपेंड करता है। जिस ऑब्जेक्ट का मास ज्यादा होगा वो उतना ज्यादा तेजी के साथ उस सरफेस से चिपका रहेगा। जिस ऑब्जेक्ट का मास कम होगा वो ऑब्जेक्ट उतना कम जो है उस सरफेस से उतना कम फोर्स लगा के उससे चिपका होगा, तो उसको मोशन में लाने के लिए हमको उतना कम फोर्स लगाना पड़ेगा। ठीक है। तो यही कहने का मतलब, तो इनर्सिया जो है ये क्या है, इट इज ए प्रॉपर्टी ऑफ मास। ये क्या है भाई, ये एक मास की प्रॉपर्टी है। ठीक। किसी भी ऑब्जेक्ट में अगर मास रहेगा तो उस पर इनर्सिया जरूर लगेगा, चाहे कितना भी। अगर हल्का है तो कम लगेगा, भारी है तो ज्यादा लगेगा। अब दूसरा भाई, न्यूटन का फर्स्ट लॉ भी, अब तो मान लो ये तो हो गया। अब न्यूटन का फर्स्ट लॉ ये कहता है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो तब तक रेस्ट में रहेगा जब तक हम कोई उस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना करें। ठीक। ये चीज होती है। एक होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट तब तक मोशन में रहेगा जब तक हम उस पर एक्सटर्नल, तब तक मोशन में रहेगा जब तक हम उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा के उसको रोक न दें। ठीक है। तो यानी फर्स्ट लॉ यही कहता है कि व्हेन इज ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, ठीक, हैविंग रेस्ट एट द इनफाइनाइट टाइम। ठीक है। इनफाइनाइट, ठीक है, इनफाइनाइट टाइम तक रेस्ट में रहेगा जब तक हम उस पर क्या ना कर दें, वी कैन नॉट अप्लाई द फोर्स, जब तक हम लोग उस पर फोर्स नहीं लगा देते बेटा कोई।
ठीक है, जब तक हम उस पर कोई फोर्स नहीं लगाएंगे तब तक वो रेस्ट में ही रहेगा। तो ये हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कहता है ऑब्जेक्ट कोई भी तब तक रेस्ट में रहेगा जब तक हम उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना करें, और कोई ऑब्जेक्ट तब तक मोशन में रहेगा जब तक हम उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करके उसको रोक दें। तो ये हमारा होता है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। और जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन होता है, अब इसका मतलब जो होता है, इसका कहने मतलब ये है F इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन। इसका फॉर्मूला ये होता है फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन। अब कहने मतलब क्या भाई, देखो कोई ऑब्जेक्ट मान लो है, उसका मास है, ये मान लो एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये इसका मास m दिया गया मान लो, ठीक। और इसको हमको क्या करना है भाई, मोशन में लेके आना है, इसमें लाना मोशन में। तो हमने क्या किया, इस पर फोर्स अप्लाई किया तो ये एक्सिलरेट करना शुरू कर दिया। तो इसका मतलब मैंने तुम लोग को एक बार बताया था बेटा, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है एक्सिलरेशन। यानी अगर एक्स डायरेक्टली मतलब होता है अगर एक चीज बढ़ेगी तो उसके सामने वाली चीज भी बढ़ेगी, यानी फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सिलरेशन। अगर किसी का एक्सिलरेशन बढ़ाओगे तो उसका फोर्स भी बढ़ेगा। अब उसका एग्जांपल समझो, जैसे मान लो एक गाड़ी है जो धीरे धीरे आ रही है, एक्सिलरेशन उसका कम है, तो अगर आके तुमसे टकराई तो तुम पर ज्यादा फोर्स लगाएगी कम फोर्स लगाएगी, कम फोर्स। लेकिन अब एक गाड़ी है जो बहुत तेज स्पीड के साथ आ रही है और तुमसे टकराई, तब क्या तुम ये बताने लायक रहोगे कि तुम पर कम फोर्स लगा है कि या ज्यादा फोर्स लगा है? नहीं रहोगे ना, मतलब तुमको ज्यादा फोर्स लग रहा है। तो यानी एक्सिलरेशन बढ़ा तो फोर्स भी बढ़ा, एक्सिलरेशन अगर घटा तो फोर्स भी घट जाएगा। अच्छा दूसरी चीज भाई, क्या मास में भी ऐसा होगा? क्या फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मास के भी यही कंडीशन होगी? अगर मास बढ़ाएंगे तो फोर्स बढ़ाना पड़ेगा, और अगर मास घटाएंगे तो फोर्स कम कर सकते हैं, फोर्स भी कम लगेगा। फोर्स भाई जैसे किसी ऑब्जेक्ट का मास ज्यादा है तो उसको हमको मोशन में लाने के लिए ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, तो मास ज्यादा तो फोर्स ज्यादा। अगर कोई किसी ऑब्जेक्ट का मास मान लो कम है, ऑब्जेक्ट का मास मान लो कम है, तो हमको फोर्स भी क्या करना पड़ेगा, कम लगाना पड़ेगा। तो यही कहने का मतलब है कि ये दोनों जो फोर्स है वो किस पे डिपेंड करता है, मास और एक्सीलरेशन पर डिपेंड करता है, ठीक। यानी इसीलिए देखो हम इसको किस में पढ़ रहे हैं, मोशन में पढ़ रहे हैं। तो फोर्स के थ्रू हम किसी भी रेस्ट ऑब्जेक्ट को मोशन में लाते हैं, इसीलिए देखो ये इसके लिए यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला बन गया है, ठीक। अब दूसरा यहाँ पे हमारी चीजें हैं, एक होता है अनबैलेंस, ठीक। अब देखो बैलेंस फोर्स का मतलब ये होता है कि अगर मान लो कोई एक आदमी है जो कि इधर किसी एक ऑब्जेक्ट पर इधर से भी फोर्स लग रहा है और इधर से भी फोर्स लग रहा है, और ये ऑब्जेक्ट यहीं पर ही रेस्ट पर ही पड़ा हुआ है, और ये रेस्ट पर है, यानी आर जो है ये 0 है, ठीक है, या नेट फोर्स कहते हैं, जो भी मान लो यही। तो मान लो वो रेस्ट पे पड़ा हुआ है तो ये 0 है, तो यानी ये रेस्ट पे पड़ा हुआ है, इधर से जो F1 और F2 जो फोर्स लग रहे हैं, ये दोनों की वजह से इसके अंदर कोई चीज, ये कोई मोशन नहीं कर परफॉर्म कर पा रहा है, ये रेस्ट पे पड़ा हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि ये कैसा फोर्स है, बैलेंस फोर्स है, मतलब दोनों तरफ से जो फोर्स लग रहा है वो इक्वल फोर्स, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लग रहा है, ठीक। लेकिन अब ये दूसरा भाई, एक फोर्स इधर से लग रहा है F2, एक फोर्स इधर से लग रहा है F1। अब ये जो ऑब्जेक्ट है ये मोशन जो कर रहा है, मोशन इस डायरेक्शन में मान लो मोशन कर रहा है, ये रेस्ट में था ये मोशन में है, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट इस तरफ मोशन कर रहा है, अब ये इस तरफ मोशन कर रहा है, इसका कहने मतलब है कि इसमें जो इसमें क्या है, F1 इक्वल टू F2 है, दोनों फोर्स इक्वल है। अब यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट किधर मोशन कर रहा है, इधर मूव कर रहा है। अब जब ये इधर मूव कर रहा है इसका मतलब कौन सा फोर्स ज्यादा होगा भाई, F2 या F1? यहाँ पे F2 फोर्स जो होगा ये ग्रेटर होगा, क्योंकि जो फोर्स ज्यादा जिधर से लगेगा वो ऑब्जेक्ट उधर ही तो भागेगा। यानी कहने का मतलब है कि ये वाला फोर्स F1 ही तो ग्रेटर है, मैंने कहा F1 ग्रेटर होगा और F2 कम होगा,
ठीक है, F2 कम होगा। तो F1 जो है ग्रेटर है, मतलब कहने का मतलब ये कि जब हमने इधर से प्रेशर लगाया यानी ये भी फोर्स लग रहा है, ऐसा नहीं है नहीं लग रहा है, लेकिन ये इस जितना ये फोर्स लग रहा है उससे ज्यादा फोर्स लग रहा है। जब ज्यादा फोर्स लग रहा है मतलब अनबैलेंस फोर्स लग रहा है, इसका मतलब ये जिधर का ज्यादा फोर्स लगेगा वो उधर ही मोशन में आ जाएगा। अगर यहीं पे F2 अगर ज्यादा होता तो किधर मोशन करता, तो ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का मोशन का डायरेक्शन चेंज हो जाता भाई, किधर हो जाता, ये तभी इस तरफ से मोशन करता अगर ये ग्रेटर होता तो। अगर ये वाला फोर्स F2 अगर ग्रेटर होता है F1 से, तो ये ऑब्जेक्ट किधर मोशन करता है, तब ये इस तरफ मोशन करता है। ठीक, तो ये कहने मतलब, तो अनबैलेंस और अनबैलेंस फोर्स का मतलब ये होता है। ये हो गया तुम्हारा बैलेंस और अनबैलेंस। और देखो फोर्स में भी दो तरह के फोर्स हो। अब एक और फोर्स मान लो, अब इसमें फोर्स अप्लाई कैसे किया जा सकता है, तो फोर्स एप्लीकेशन में एक होता है, अब देखो फोर्स अप्लाइड कैसे होगा भाई। अब देखो फोर्स अप्लाई होने का मतलब ये है कि अब जैसे समझो कि अगर मान लो हमने किसी चीज को पुश किया, मान लो हमने इसको ऐसे प्रेस करा, इसे धक्का दे रहे हैं, तो मतलब ये एक फोर्स होता है फिर, कि एक होता है जो एप्लीकेशन ऑफ फोर्स होता है कि एक पुश करके हम फोर्स लगा रहे हैं, उसको ढकेल रहे हैं। और एक होता है पुल, एक होता है पुल का मतलब हम खींच रहे हैं, चाहे आगे खींचे चाहे पीछे। ठीक है, तो पुश का मतलब हो गया धक्का दे रहे हैं हम, और पुल का मतलब खींच रहे हैं। ठीक, तो जैसे देखोगे भाई हम लोग कई चीजें होती है, हम लोग देखोगे क्या करते हैं हम लोग, जैसे मान लो हमको कोई चीज, कोई जमीन कोई चीज पड़ी हुई तो उसको हम पैर से ढकेलते हुए लेके आगे चले जाते हैं, तो ये हमारा क्या हो गया, पुश का एग्जाम्पल हो गया मान लो। और हाँ, या सिलेंडर मान लो। जैसे देखो कहने का मतलब ये हो गया, पुल पुल का मतलब हो गया जैसे मान लो हमने रस्सी में कोई चीज बांध ली और उसको कंधे, हाँ जैसे मान लो गाड़ी उड़ी की किसी चीज से, या पुराने समय में देखे हो कि बेटा हाथी होती के ऊपर, हाथी होती में बड़ा बड़ा लकड़ी के लट्ठे उट्ठे बांध देते थे, उसके बाद उनमें क्या करते थे, रस्सी से उनके पीठ में ऐसा रस्सी लगा देते थे, तो वो चलते रहते थे और वो खींच के आता रहता था, तो मतलब वो क्या हो गया वहां पे, वहां कहे नहीं कि पता, अरे कहे नहीं भाई, पता कहे नहीं चलेगा। तो ये हो गया हमारा पुल, पुल का मतलब खींचना, पुश का मतलब धक्का देना। ठीक है, ये कहने का मतलब, जैसे मान लो अब मैंने तुमको मारा एक थप्पड़ कस के, तो वो पुश है कि पुल है। ठीक है, अब जैसे मान लो कई बार होता है कि जैसे अब मान लो तुम्हारे कोई तो तुम्हारे घर पे आ गया, कोई छोटा बच्चा है तो उसके गाल पकड़ के खींच रहे हैं, तो वहां पे पुश है कि पुल, वहां पे पुल है, उसके गालों को खींचा जा रहा है। ठीक है, ये सब चीजें होती है। देखो अब देखो जो, अब एक गेम देखे होगे ना, ठग वॉर, हाँ ठग वॉर में देखोगे रस्सी रहती है एक, हाँ तो देखे होगे वहां से एक लोग, कुछ लोग एक तरफ रखे, हाँ हाँ हाँ, टीवी में क्या होता है, रस्सा कसी होती है। अगर अब वहां पर ही देखो सबसे बड़ा एग्जांपल वही है बैलेंस और अनबैलेंस फोर्स का। अगर अगर रस्सी एक ही जगह पर रुकी हुई है, दोनों में फोर्स बराबर लग रहा है, तो दोनों एक ही जगह पर टंगे रहेंगे, ना कोई आगे होगा ना पीछे। लेकिन जिस तरफ का फोर्स ज्यादा हो जाएगा, वो वो ऑब्जेक्ट या वो उस तरफ के जो लोग होंगे दूसरे साइड के, वो उसी की तरफ गिरते चले जाएंगे। तो ये कंडीशन ये होती टग ऑफ वॉर में, कहने का मतलब होता है कि वहां पर भी बैलेंस और अनबैलेंस फोर्स के एग्जाम्पल एक ये हो गए। और वहां पर भी पुश करते हैं कि पुल करते हैं, वहां पे पुल करेंगे हैं, हाँ वहां पर भी पुल करेंगे, दोनों लोग अपनी अपनी तरफ रस्सी को खींचने की कोशिश करेंगे। तो यही होता है पुश और पुल। अब कभी देखो जैसे बैलून बैलून है, ठीक है, जैसे एक बैलून लिए तुमने, एक इधर से फोर्स इधर से फोर्स, दोनों तरफ से फोर्स लगा रहे हो, तब क्या होगा, वो उसमें भी क्या कर रहे हो, पुश कर रहे हो, उस पुश कर रहे हो, उसमें भी तुम पुश कर रहे हो। लेकिन अब मान लो अगर फोर्स ज्यादा लग जाए उस पर, तो गुब्बारा फूट जाएगा, है ना, तो गुब्बारा फूट जाएगा। तो यही कहने का मतलब होगा कि पुश और पुल जब हम लोग दोनों तरफ का फोर्स बराबर हो जाएगा, या तो वो ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय हो जाएगा, या तो उसको अगर सहने की इतनी क्षमता होगी कि वो उसके प्रेशर को सह सकता है, तो उसे सह ले। सबसे बड़ा कंडीशन फोर्स के अनबैलेंस होने के लिए पहला होता है बेटा फोर्स, फोर्स जिम्मेदार होता है अनबैलेंस होने के। जैसे मान लो अब हमने कोई ऑब्जेक्ट था जो कि हमने ऊपर से नीचे गिरा दिया,
अब मैं ऊपर से नीचे गिरा रहा हूं, मैंने तो सिर्फ छोड़ा था ना, नॉर्मली से मैंने छोड़ दिया, तो क्या उसकी वेलोसिटी नीचे आते थे, देखो वो कितनी तेजी के साथ, अगर किसी के सर पे गिर जाए तो कितना तेज लगेगा वो। क्यों लगा? क्योंकि ग्रेविटी जो है उसने अपना एक फोर्स लगाया, और फोर्स लगा के उसको खींच रही है। जब फोर्स लगा के उसको खींच रही है तो वो क्या हो जाएगा, फोर्स लगा खींच रही है तो उसका फोर्स बढ़ जाएगा, और वो किसी के ऊपर गिरेगा तो वो उसको हार्म कर सकता है। तो एक तो फोर्स जो है अनबैलेंस होता है ग्रेविटी की वजह से, दूसरा फ्रिक्शन की वजह से। किसकी वजह से? फ्रिक्शन। अब मान लो जैसे जैसे कहने मतलब ये है कि जैसे मान लो तुम तेजी के साथ दौड़ रहे हो, ठीक, दौड़ते दौड़ते क्या हुआ, तुम दौड़ रहे हो, लेकिन अगर वैसे होता दौड़ना भाई, एक बार तुम तेजी से ऐसे दौड़ देते, उसके बाद तुमको दौड़ने की जरूरत ही नहीं थी, उसी स्पीड से चलते रहते, है ना। लेकिन लेकिन तुम क्या करता है, जिस स्पीड से चलते हो उसी स्पीड से कंटिन्यूअसली चलते नहीं रहते, और ऐसा किसके कारण होता है, मतलब फोर्स तुम्हारा अनबैलेंस हो जाता है। तो बार बार उसको तुमको बैलेंस में लाने के लिए बार बार अपने पैरों का फोर्स लगाना पड़ता है आगे बढ़ने के लिए। तो बार बार तुमको अपने पैरों का फोर्स लगाना पड़ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि ये तुम्हारा अनबैलेंस फोर्स है। तो अब ये ऐसा तुमको करना क्यों पड़ रहा है बार बार? फ्रिक्शन, क्योंकि फ्रिक्शन लगा हुआ है, फ्रिक्शन है वहां पर, फ्रिक्शन की वजह से तुम्हारी स्पीड क्या हो जा रही है, कम हो जा रही है। यही कारण बेटा गाड़ियों के एक्सीलेटर में भी होता है। अगर ऐसा होता गाड़ी एक बार एक्सीलेटर कर दो, उसके बाद बस बैठे रहो आराम से, अपना स्पीड कोई चेंज करने की जरूरत ही नहीं, वो अपनी स्पीड चलती रहेगी, ठीक। लेकिन फ्रिक्शन होता है जिसकी वजह से बार बार उसकी उसकी वेलोसिटी हमको चेंज करना पड़ता है। दूसरा, चप्पल घिसता है तुम्हारा, चप्पल देखो चलते चलते कुछ दिन बाद चप्पल घिस के एकदम खत्म हो जाता है, वो भी जो है अनबैलेंस फोर्स का एग्जांपल है, कि वहां तुम बार बार फोर्स को बैलेंस करने के चक्कर में अपने चप्पलों को घिसते हो, जिसकी वजह से उसके अंदर जो, या ये भी देखो कि चप्पलों के अंदर देखो बेटा ऐसे, वहां पर ऐसे फ्रिक्शनल सरफेस नीचे बना रहता है, चप्पल हमेशा एकदम पूरा प्लेन नहीं होता है। अब तुम कहोगे वो डिजाइनिंग होती है, कोई डिजाइनिंग नहीं होती, उसको फ्रिक्शन क्रिएट करने के लिए ही बनाया जाता है। हाँ वो देखो, और ऐसा सभी के में होगा, ऐसा नहीं है कि किसी एक में, सब में होगा। किसी को चप्पल जूता कोई भी चीज तुम ले लोगे, सब में कुछ ना कुछ फ्रिक्शनल सरफेस, और तुम्हारे हाथों में भी वो कंडीशन होगी, है तुम्हारे में, इसके में है, पैर में, चप्पल में, है ना। ये खत्म हो गए। देखो कहने का मतलब ये हो गया कि तुम्हारे हाथों में भी ग्रिपिंग हो, तभी देखो जब हाथ घिसते हो तो जैसे लगता है घिसने कुछ लग रहा है, रगड़ खा रहा है, तो आवाज आती है कुछ खर करने की, इसी वजह से तुम्हारा हाथ देखो हीट भी करने लगता है, आ रही सर की आवाज। अगर अगर ऐसा नहीं होता तो आवाज नहीं आती। जैसे मान लो जमीन पे तुम ऑयल गिरा दो और सड़क जाओ, आवाज वहां नहीं आएगी, वहां सन से सड़कते हो जाओ, सट से एकदम गिर पड़ो। और लेकिन अगर मान लो वहां पे ऐसा कुछ नहीं हुआ, तो वहां पे देखो, ये देखो अभी पैर घिस रहे, देखो सरसराने की आवाज आ रही है। लेकिन अगर इसी जगह ऑयल या तेल और कुछ लगा होता, या ऑयल लगा होता, या मान लो पानी पड़ा होता, तो कोई आवाज ही नहीं आती, तो लगता है एकदम फिसल रहा, पैर रखते अलग अलग पड़ी जाती है। तो यही कहने का मतलब है कि इन्होंने 3 लॉस दिए थे। एक लॉ हमारा था बेटा, बता दिए मैंने, फोर्स F इक्वल टू ma वाला, फोर्स जो कि मास पर डिपेंड करता था, ठीक। एक हमारा था जो सेकंड लॉ है, वो हमारा मोमेंटम पर डिपेंड करता है। फर्स्ट लॉ हमारा इनर्शिया पर डिपेंड करता था, दूसरा लॉ हमारा मोमेंटम पर डिपेंड करता है। तो मोमेंटम का मतलब जानते हैं, मोमेंटम हम वो लिखते हैं P इक्वल टू m इंटू वी, ठीक है, m इंटू वी, यानी जो मोमेंटम होता है P जो है वो मास और वेलोसिटी पर डिपेंड करता है। और जो हमारा फर्स्ट लॉ था फोर्स वाला, फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सिलरेशन, वो एक्सिलरेशन पर डिपेंड करता था, और ये वेलोसिटी पे डिपेंड करता है सेकंड लॉ। और सेकंड लॉ जो होता है वो मोमेंटम का होगा। जैसे कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लो अगर एक कोई ऑब्जेक्ट मोशन करते हुए आ रहा है, एकदम दौड़ते दौड़ते खूब तेजी के साथ, और मान लो कोई एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे रेस्ट में, किसमें है, और ये ऑब्जेक्ट किसमें है, मोशन में, और ये आया भाई दौड़ते दौड़ते आया और इनसे टकरा गया, तो यहां पे क्या होगा, मोमेंटम का ट्रांसफर हो जाएगा। क्या होगा, ट्रांसफर। अब ये रेस्ट में है तो ये मोशन में आ जाएंगे, इनसे ये टकरा गए, तो इनसे ये टकरा गए, तो ये दोनों ऑब्जेक्ट टकराने के बाद ये वाला ऑब्जेक्ट अब ये इसको अपनी एनर्जी देगा, ये इसको एनर्जी देगा, तो ये वाला ऑब्जेक्ट रेस्ट में आ जाएगा और ये मोशन में आ जाएगा, ठीक है, तो ये मोशन में आ जाएगा। तो यही होता है मोमेंटम का फॉर्मूला। अगर तुम किसी मोमेंटम के साथ आ रहे हो और उस मोमेंटम के साथ अगर तुमको किसी को रोकना पड़े,
तो रोकने के लिए तुम जो फोर्स लगाओगे, क्योंकि तुम रेस्ट में हो, तो तुम अपनी एनर्जी उसको ट्रांसफर कर रहे हो, तो वो रेस्ट में आ जाएगा और उसके उपलक्ष्य में तुमको भी कुछ ना कुछ एनर्जी देगा। इसीलिए कभी देखिए, अगर बॉलर अगर बॉल कैच करता है, देखे हो, अगर बॉलर जो है बॉल कैच करता है, जैसे मान लो बॉल आई, मारा बैट्समैन ने और बॉल कैच कर रहा है, तो हाथ वो उसी जगह पे नहीं रखता है, हाथ को आगे पीछे करता है। क्यों करता है? क्योंकि वो जिस फोर्स के साथ आ रही है वो मोमेंटम ट्रांसफर करेगी तुम्हारे ऊपर। अब कोई ऑब्जेक्ट है मोमेंटम के साथ आ रही है, अगर तुम वहीं पे ही रखे होगे तुमको ज्यादा चोट लगेगी, तो तुम जैसे आता है तो उसी मोमेंटम को पीछे कैरी करते हैं। या कभी देखो चलती गाड़ी से जब हम उतरते हैं, देखो कभी चलती गाड़ी से जब हम उतरते हैं तब भी देखोगे गाड़ी अगर जिस तरफ चल रही है उसी डायरेक्शन में थोड़ी देर तक हमको भी उसके साथ उतरने के बाद भी कुछ दूर तक दौड़ना पड़ता है। अगर वहीं खड़े हो जाओगे बेटा धक्के से गिर पड़ोगे, दांत वात टूट जाएगा तुम्हारा। और उल्टा डायरेक्शन में तो उतरना नहीं, कभी लड़कियां बेटा ज्यादा उल्टा उल्टा डायरेक्शन में उतरती है ना। हम एक दिन बेटा ट्रेन से आ रहे थे, हमने देखा एक लड़की थी, उसको मतलब पकड़ के उतरना, ट्रेन ऐसे जा रही थी ऐसे उतरना है, तो वो ऐसे उतर रही, ऐसे पकड़ के ऐसे उतर रही, और फिर बैग लेके गिरी तो दूसरे जानते क्या करे, फिर है भैया खींच के लिए हमको, हम गिर गए। अरे भाई ये क्या बात होती, अब अपना नहीं देख रहे उल्टा गिर रहे हैं, में फंसा दे रहे हैं। तो ये कहने का मतलब होता है कि कभी भी अगर हमेशा हमको मोशन के अगेंस्ट नहीं जाना है, मोशन के साथ ही चलना है और चलते चलते हमको रेस्ट में आना है। अगर अचानक से चेंज में आओ, अगर तुम अचानक से कोई मोशन में उसको रेस्ट में लाओगे तो उसके लिए तुमको एफर्ट ज्यादा लगाना पड़ेगा, दूसरा तुम उस प्रेशर को हैंडल नहीं कर पाओगे। तो ये कंडीशन, इसीलिए चलती बस से या चलती गाड़ी से उतरने के लिए हमको सबसे पहले क्या करना पड़ता है, उसी के साथ कुछ थोड़ा बहुत चलना पड़ता है, तब हमको मिलता है।